एनसीईआरटी क्लास 6 का 9वां चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अध्याय 9, नया साम्राज्य और राज। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेलने जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। किसके लिए? राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव लेते हुए रूप हले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसने कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीत राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। अरविंद ने सोचने लगा कि संगीत राजा कौन हो सकता है। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। क्या बताती हैं प्रस्तुतियां? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। किसका अदा करने जा रहा था? समुद्रगुप्त का भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में वे हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए लंबे अभिलेख में पता चला है। कहाँ पता चला है? इलाहाबाद अशोक स्तंभ पर। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में किया गया था। इसका रचना चंद्रगुप्त के दरबार के कवि मंत्री हरिसेन जो था, इसका काव्य की रचना किए थे। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख था जो प्रस्तुति कहते हैं। जो क्या कहलाता है? प्रस्तुति कहलाता है। यह एक संस्कृत शब्द है। इसका शब्द कैसा है? संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रस्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रस्तुतियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र की सतकर्णी की प्रसिद्ध प्रस्तुति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। ठीक है, आगे देखिए। समुद्रगुप्त की प्रस्तुति। अब समुद्रगुप्त की प्रस्तुति के बारे में जाने, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रस्तुति हमें क्या बताती है। कवि ने इसे में राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाली राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रस्तुति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, जहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ठीक है। योद्धा साम्राज्य। योद्धा साम्राज्य कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, उसको देखिए। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालाओं, बछड़ों और तलवारों, लोहे की गद्दाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 79 में गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया। तुम्हें पूर्ववर्ती समृद्ध तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग की भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रस्तुति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार की पात्रों और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां का वर्णन किया है। कौन क्या है? हरिसेन क्या है? 4 गो प्रस्तुति का विवरण। ठीक है, पहला देखिए। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हारकर उन्हें राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा, इसके बाद दक्षिणापथ के बाहर शासक आते हैं। इनमें से कुछ ही राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त के उन्हें फिर से शासक करने की अनुमति दी थी। तीसरा देखिए। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तरी पश्चिमी के कई गण संघ
आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थिति रहते थे। बीना बजाने वाला समुद्रगुप्त के कुछ अनगुणों को सिक्के में दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ये जो सिक्का है बीना बजाते दिखाया गया है। आगे देखिए। चौथा है ब्रह्म ब्रह्म इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग के में से रंगा गया, संभवतः कुशांग तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक थे। उन्हें समुद्रगुप्त की अधिता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों को विवाह उससे किया। ठीक है, श्रीलंका के शासक थे जो समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया और अपने पुत्र को समुद्रगुप्त से शादी कर दिया। मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन तथा पाटलिपुत्र पटना ढूंढो। ये गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? उज्जैन और पाटलिपुत्र। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त के ब्यावरे में का अंतर क्या था, इसके बारे में है। इस मानचित्र को देख लीजिए। ठीक है, देखिए आगे। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संबंध की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वंशावली अधिकांश प्रस्तुति शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रस्तुति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता बारे में बताती हैं। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवीगण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्हें महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेखन है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। वंशावली जैसे दादा परदादा उसे ऊपर और नीचे का जो जुड़ा रहता है वही बतला रहा है। गुप्त संबंध समुद्रगुप्त के बारे में हमने अनेक बार उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सेन अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा है। उनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेंगे। हर्षवर्धन और हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेख तथा सिक्के का पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्हें करीब 1400 साल पहले शासक किया। उनके दरबार कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। हर्षवर्धन के हर्षचरित लिखने वाला कौन था? बाणभट्ट। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री हैन सेन जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा वह विस्तृत विवरण दिया। हर्ष अपने पिता के सबसे छोटे बेटे थे, पर अपने पिता के बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिलती थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिलती। जब उन्हें नर्मदा नदी के पास एक दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तुति। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे।
पल्लव का राजा उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राजा कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिरें थी। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समुद्र शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक थे। उनके बारे में हमने दरबार कवि रविकृति द्वारा रचित प्रस्तुति से पता चलता है। इनमें उनके पूर्ववर्ती खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तट के इलाके में अपने अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता था। कविता का कहना है, इस राज्य के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहता। पुलकेशिन द्वितीय का पल्लव राजा से ऊपर भी आकर्षण किया, जिन्हें कांचीपुरम की दीवारों के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई में 2 वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्य को अनंत राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बाद से तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसा चलता था? पहले से राजाओं के तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई ग्राम होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए। उदाहरण में के तौर पर कुछ बिंदु है, उसको देखिए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महान दंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात्स अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विगृहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहां के अस्थायी प्रशासन के प्रमुख व्यक्ति का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर और शहर का व्यापारी सार्थवाहक यानी व्यापारियों के काफिले का नेता प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थलों यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इसी तरह नीति कुछ हद तक प्रशासनिक होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार का सेना। कुछ राजाएं अपने भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घोड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यक पड़ने पर राजा की सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दिए गए भूमि ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों को देखभाल करते थे। साथ ही ये इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इसी तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था
भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समिति के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, अस्थायी मंदिर को देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई। नगरम व्यापारी को एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं को धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारी का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थान सभाएं शक्तिशाली तक बहुत सी अस्थायी सभाएं शताब्दी तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती हैं। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटक में राजा दरबार के जीवन के चरित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण की संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया था, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्टक नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी थी। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार की बात कही। किसका प्रसिद्ध नाटक था? कालिदास का। उसमें एक मछुआरे की एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा के शकुंतला की भेंट की थी। यह दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गए। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देख बहुत खुश हुए और उन्हें मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराबखाने चल पड़े थे। चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों के दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी की एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू छू जाने से या किसी भी प्रकार की संपर्क से बचते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया था। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन और स्वभाव जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जी, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेला गाड़ी पर या ऊंटों पर तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाती थी। इसी विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तिरुही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे देही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख दे। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश तथा विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों को झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के
काफिले में जूते काफिले में जूते बैल हल हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखे हैं, पूरी दुनिया धूल की गति में डूब जाती थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे सही और गलत को मिलान कीजिए। इस सबको मिलान करे हैं। हरिसेन ने गौतमी पुत्र की सत्कर्णी की प्रशंसा की प्रस्तुति लिखी गई है, जैसे नाटक लिखी थी आर्यभट्ट के शासन गुप्त। इसके बारे में कुछ उपयोगी शब्द हैं, प्रस्तुति, आयावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवांशिकता, पदाधिकारी संबंध, सभा और नरगम। इस चैप्टर में कुछ मुख्य तिथि दिए हैं। गुप्त वंश की शुरुआत कब हुआ था? 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कोई तरह का त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए, उसका सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।